युग की तैयारी है। भारत स्वाभिमान यात्रा के उत्तर प्रदेश दौरे के अंतर्गत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज जब उन्नाव से हरदोई की तरफ निकले तो रास्ते में जगह जगह गांव और कस्बों के लोग युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी के दर्शन एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उनका बेसब्री से इंतजार करते मिले। स्वामी जी महाराज ने भी सभी लोगों को रोग मुक्त, नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। इस सफर को जारी रखते हुए स्वामी जी पहुंचे उन्नाव जिले के स्वर्णलता इंटर कॉलेज बड़ा देव बम्हणा। यहाँ उपस्थित बच्चों को स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा, भारत को गरीब देखना चाहते हो या अमीर? आप भारत को पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं कि अनपढ़? आप चाहते हो कि आपको चीजें सस्ते में मिले या महंगी मिले? गैस, डीजल, पेट्रोल सबको सस्ता चाहिए कि महंगा? क्या ये सस्ता हो सकता है? तो हिंदुस्तान को बदलने के लिए क्या बदलना पड़ेगा? आर्थिक नीतियां। क्या बदलना पड़ेगा? बड़े नोट बंद करने पड़ेंगे। नोट में क्या है? नोट में क्या है? और तो भारत देश में महंगाई भी है नहीं, पैदा की गई है। ठीक है, ये तो सबको बताना, एक तो हम ये करना। ठीक है, बच्चों का काम है पढ़ाई करना। ठीक है, और किसान का काम क्या है? खेती करना। और अध्यापक का काम क्या है? पढ़ाना। ठीक है ना? और चुनाव के समय वोट करना चाहिए कि नहीं? और वोट अच्छे लोग को करना चाहिए कि खराब आदमी को? अच्छे लोग को करना। बस इतनी सी बात आप लोग करना ना, बेड़ा पार हो जाएगा। बोले भारत माता की। स्वर्णलता इंटर कॉलेज बड़ा देव में बच्चों को प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे उन्नाव जिले के ही सेठ आसाराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल सफीपुर, जहां स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आदमी अच्छा भी बन सकता है और बुरा भी बन सकता है। ठीक है, सब अपने अंदर ही है। हम गाली भी दे सकते हैं, किसी को प्यार से भी बोल सकते हैं, हम झूठ भी बोल सकते हैं और सच भी बोल सकते हैं। हम अच्छा काम भी कर सकते हैं और बुरा काम भी कर सकते हैं। तो बुरा काम करना चाहिए कि अच्छा काम? सच बोलना चाहिए कि झूठ? हमेशा क्या काम करने चाहिए? और सुबह जल्दी उठना चाहिए कि देर से? माता पिता का अपमान करना चाहिए कि सम्मान? गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए कि अपमान करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। सुबह माता पिता को सब बच्चे प्रणाम करके आते हैं। सेठ आसाराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल की सब बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। सब बोलेंगे भारत माता की। सबका आशीर्वाद। सेठ आसाराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल सफीपुर में उपस्थित लोगों में एक नई ऊर्जा संचारित करने के पश्चात स्वामी जी चल दिए जवाहर नवोदय विद्यालय राजीवपुरम, जहां पहुंचने पर स्वामी जी का लोगों ने भारत माता की जय घोष के साथ पुष्प वर्षा और फूलों की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। तदुपरांत युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, भारत में 1% लोग अमीर हैं और 99% लोग किसने बनाया? 1% लोग। क्यों? गलत आर्थिक नीतियों के कारण। यदि हम भारत को अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपनी आर्थिक नीतियों को हम ठीक कर, तो 99% लोग अच्छे बन सकते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे गरीब देश है, उसके ऊपर 1000 लाख करोड़ का कर्ज है, तो दुनिया का सबसे दरिद्र देश है अमेरिका। आज हम भारत को अच्छा कर लेते हैं तो कल भारत का पूरी दुनिया में राज होगा। ऐसे नए भारत का उदय नवोदय विद्यालयों को करना है। ऐसे मेहनत करके इस भारत को आगे बढ़ाना है। आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। मुझे आगे लंबा जाना है, नहीं तो आपसे और करता बात। बोले भारत माता की। वंदे राजीवपुरम के लोगों को भारत स्वाभिमान से जोड़ स्वामी जी चल दिए हरदोई जिले के मल्लावा नगर की ओर, जहां पहुंचने पर स्वामी जी का फूलों की माला पहनाकर लोगों ने स्वागत किया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में लोगों को निरोग जीवन जीने का मूल मंत्र दिया। मैं यदि संक्षेप में बोलूं तो एक अच्छी आदत डालो योग करने, सारी बुरी आदत जीवन में से खत्म हो जाएगी। ना कोई रोग रहेगा, ना कोई नशा रहेगा जीवन में, ना कोई निराशा रहेगी जीवन में, ना कोई नकारात्मकता रहेगी जीवन। बुरी आदत क्या है? देर से उठना, ये बुरी आदत है। शरीर से मेहनत न करना, ये बुरी आदत है। नाराज होना, ये बुरी आदत है। गुस्सा करना, ये बुरी आदत है। ज्यादा खाना, ये बुरी आदत है। ज्यादा बोलना, ये बुरी आदत है।
बीड़ी सिगरेट पीना ही बुरी आदत है। आप योगाभ्यास करो, आपके जीवन में कोई बुरी आदत नहीं रहेगी। सुबह जल्दी उठोगे, खराब विचार आपके मन में नहीं आएगा, खराब आहार आपके भीतर नहीं जाएगा। बीड़ी सिगरेट शराब खरीद करके खाने पीने की बात तो बहुत दूर रही। यदि आप योगाभ्यास प्राणायाम ध्यान करते हैं तो आप को करोड़ों रुपए का कोई प्रलोभन दे करके भी कोई बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पिला सकता। ऐसा आपका चरित्र पवित्र होगा। मल्लावा नगर के लोगों को योग से निरोग रहने का मूल मंत्र देने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे हरदोई जिले के ही माधोगंज, जहां स्वामी जी का लोगों ने भारत माता व वंदे मातरम की जय घोष एवं फूलमाला के साथ जोरदार स्वागत किया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आप सब भाई बहन संकल्प लेके जाएंगे, आज के बाद माधवगंज के भाई बहन कोई बीड़ी सिगरेट शराब को हाथ नहीं लगाएगा। देखो, जो ईश्वर पुत्र है, जो भगवान की औलाद है वो तो पिएगा नहीं, जो शैतान की औलाद है वो पिएगा। जो ऋषि पुत्र है वो तो नहीं पिएगा, जो राक्षस पुत्र है वो पिएगा। जो रामकृष्ण की औलाद है वो नहीं खाएंगे पिएंगे बीड़ी सिगरेट शराब पुत्र। रामकृष्ण की औलाद नहीं खाएंगे पिएंगे, जो रावण और कंस की है उनका तो वही जान। अब देख लो भाई, कौन से खाते में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं? दोनों खाते खुले हैं। बोलो, रामकृष्ण की औलाद हो या रावण और कंस की, ऋषि पुत्र हो या राक्षस पुत्र, भगवान की औलाद हो या शैतान की। देखो, कुछ काम तो खुद करना है। अब हमें योग करना है तो सरकार थोड़ी कपाल भाती है, लोग विरोध करेंगे। सरकार थोड़ी हमें रोगों से बचाएगी, सरकार थोड़ी हमारे नशा छुड़ाएगी। कुछ काम खुद करना है। और बाकी इस देश में जितनी भी आर्थिक विषमताएं हैं, 1% लोगों ने 99% लोगों की शक्ति को अपने हाथों में ले रखा है, लूट रहे हैं। समाज में दरिद्रता फैली है, महंगाई, गरीबी, भूख, अभाव, न पढ़ाई की व्यवस्था, न कमाई की व्यवस्था, न रोजगार की व्यवस्था। हिंदुस्तान मुस्लिम मुल्क को भी आगे बढ़ाना, सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको रोजगार स्वावलंबन बने, सब धनवान हो, सब गुणवान हो, सब धनवान हो। ये होगा जब हमारी आर्थिक नीतियां बदलेंगे, भ्रष्टाचार मिलेगा। आगे मुझे अपनी वोट देना है। माधोगंज के लोगों को नशा मुक्त जीवन जीने की राह दिखा स्वामी जी पहुंचे हरदोई जिले के ही बिलग्राम, जहां लोगों ने स्वामी जी को फूलों की माला व मुकुट पहनाकर अपने सम्मान को प्रकट किया। तदुपरांत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी ने लोगों को भ्रष्टाचार के कारणों से अवगत कराया और बताया कि कैसे हम देश को भ्रष्टाचार से बचा सकते हैं। आज का हमने एक आह्वान शुरू कर रखा है कि जो इस देश के करीब 400 लाख करोड़ रुपए की लूट के लिए जो मुख्य रूप से गुनहगार हैं, जिम्मेदार हैं, ऐसी पार्टी का एक भी व्यक्ति विधानसभा और लोकसभाओं में नहीं पहुंचना चाहिए। ये तो देशभक्त लोगों को संकल्प लेना ही चाहिए। अन्यथा ऐसे गुनहगार और अपराधी लोगों को आप विधानसभा और लोकसभाओं में भेजते हैं तो देश के साथ धोखा होगा, देश के साथ विश्वासघात होगा। आप कहीं ना कहीं अपनी मातृभूमि के साथ छल करेंगे। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो रुपए, डॉलर, पाउंड की लगभग कीमत बराबर थी। इन 60 सालों में क्या हो गया? हमारा 50 रुपए और अमेरिका का $1। भाई बहनों, आपको मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, भारत के पास क्या है? भारत के पास करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए की तो भू संपदाएं। कितनी? अरे अपनी वाली भी बोल दो। 20,000 लाख करोड़ कहते भू संपदाएं हैं। सोना, चांदी, लोहा, कोयला, तांबा, एल्युमिनियम, इतना सब, पेट्रोलियम, गैस। ये धनवान है देश, लेकिन इसका धन, इसकी संपत्ति, इसका सारा ऐश्वर्य, इसकी सारी शक्ति 1% कुछ भ्रष्ट, बेईमान, गद्दार लोगों ने अपने हाथों में नियंत्रित कर रखी है। जिस दिन ये शक्ति पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मिलेगी, हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, दरिद्र नहीं रहेगा, भूखा नहीं रहेगा, कमजोर नहीं रहेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा। यह है संकल्प, और इस संकल्प को पूरा करना है। शक्ति का विकेंद्रीकरण
विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल सोशलिज्म, ये हमारे दर्शन थे। विकास छूट गए। भाई बहनों, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, हमें धर्म से, योग से, अध्यात्म से अपनी रक्षा करनी है और संगठित होकर के देश को बचाना है। लोग मुझसे रोज पूछते हैं, क्या बाबा ये वास्तव में भ्रष्टाचार मिट जाएगा? क्या ये वास्तव में काला धन आ जाएगा? क्या हमारी आर्थिक नीतियां बदलेंगी? मैं बार बार कहता हूं ना कि हमारे देश में महंगाई नहीं है, महंगाई पैदा की गई है। हमारे देश में गरीबी है नहीं, गरीबी पैदा की गई है। हमारा देश कमजोर है नहीं, इसको कमजोर बनाया गया है। अब सबको कर्म को धर्म मान करके, स्वकर्मणातम अभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानव, अपने काम को धर्म मान करके करना है और इस देश को आगे बढ़ाना। श्रम से देश समृद्धि को प्राप्त करता है। किसान खेत में मेहनत करे, बच्चे पढ़ने में मेहनत करें, अध्यापक पढ़ाने में मेहनत करें, दुकानदार दुकान में मेहनत करे, वो डंडी ना मारे, वो जो है लोगों को लूटे नहीं, उत्पादन करने वाले फैक्ट्रियों में मेहनत करें, सेवाएं करने वाले पूरी पवित्रता से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ सेवा करें, तो अपना देश आगे बढ़ेगा। आप सबको बस यही कहता हुआ कि कुछ जिम्मेदारी हमारी है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपने कर्म को धर्म मान करके उसको निभाना है और सबको मिलके अपने आप को जहां उठाना है, सबको मिलकर के देश को भी बचाना है। अरे देश को लूटने वाले कितने लोग हैं? कुछ चंद लोग मिलकर के यदि देश को लूट सकते हैं तो कुछ चंद लोग मिलकर के देश को बचा सकते हैं। एक संकल्प होना चाहिए। बस वक्त बहुत हो गया है, अंधेरा हो गया है, लेकिन आपकी श्रद्धा को, आपकी भक्ति को, आपकी आस्था को मैं प्रणाम करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी श्रद्धा से आप आए। एक बार आप सबका मैं स्वयं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं और इस संकल्प के साथ कि हम अंतिम श्वास तक आत्मनिर्माण और राष्ट्र निर्माण की राह पर आगे बढ़ेंगे और तब तक हमारे हृदय में ये संकल्प की ज्योति प्रज्वलित होती रहेगी जब तक भारत विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित नहीं हो जाता। बोले भारत माता की वंदे वंदे। सबको बहुत बहुत बड़ा। बिलग्राम के लोगों को भारत स्वाभिमान का ध्येय समझाने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे हरदोई। प्रत्येक शिविर में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सायंकाल पूरे जिले के कार्यकर्ताओं, जागरूक नागरिक एवं बच्चों के साथ राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी सीधा संवाद स्थापित करते हैं। ऐसे ही वामन अवतार, नरसिंह अवतार एवं भक्त प्रहलाद की धरती हरदोई के नागरिकों एवं बच्चों के साथ स्वामी जी का सीधा संवाद हुआ। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम के प्रमुख अंश। 18वीं शताब्दी तक भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर था। 19वीं 20वीं शताब्दी ब्रिटेन के नाम लिखी गई, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बना और अब इस समय अमेरिका विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने का ढोंग कर रहा है, बन नहीं पाया क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी ध्वस्त हो रही है। और मैं आज आपको कह रहा हूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं और मैं कभी भी फलित ज्योतिष की बात नहीं करता। आने वाले 10, 15, 20 वर्षों में अमेरिका पूरी तरह से टूट जाएगा क्योंकि उसके ऊपर 1000 लाख करोड़ का कर्ज है और अमेरिकी लोग आलसी हो गए, बीमार हो गए। जिस देश की प्रजा आलसी हो जाती है और बीमार हो जाती है, उस देश का विकास नहीं हो सकता है। भाई बहनों, आज हमारे सामने कई चुनौतियां हैं और उनमें मैंने ये बात पहले कह भी दी थी, अमेरिका दुनिया का अमीर देश नहीं है, भारत दुनिया का गरीब देश। भारत में महंगाई स्वाभाविक नहीं है, ये पैदा की गई है और हमारे यहां आर्थिक विषमता है नहीं, इसको पैदा किया गया है। 1% अमीर लोगों ने देश की सारी संपत्ति, देश के सारे संसाधन, देश के सारे वैभव के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। 99% लोगों को अनुशासन न्याय। ये क्या, ये इसको फिर ये ठीक से कैसे हो, इसके बारे में बताएंगे। हम चिंतन करेंगे बैठ के थोड़ी देर और चिंतन कर, पहले ऐसे ही बैठा करते थे, चिंतन करते थे, मंथन करते थे, विचार करते थे, घरों में बैठ के सोचते थे, गांव में बैठ के सोचते थे। आज हम हरदोई में बैठ करके सोच रहे हैं। तो मैं अब जो
स्कूल और कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो यदि कुछ पूछना चाहें तो उनसे कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले बाबा जी आपको प्रणाम। नाम क्या है बेटा आपका? रवि अवस्थी। रवि, हाँ जी। कहो बेटा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज की हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए रवि, जिससे सभी को रोजगार मिल सके आपके अनुसार? दो बातें। हमारी शिक्षा आर्थिक स्वावलंबन देने वाली होनी चाहिए और हमारी शिक्षा हमें संस्कार भी देने वाली होनी चाहिए। और तीसरी बात, हमारी शिक्षा अपनी भाषाओं में होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें हमारी शिक्षा में आज खत्म हो गई हैं। अब ज़रा सुनना, क्या जर्मनी में, फ्रांस में, जापान में, रूस में, चीन के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं बनते? बोलो। लेकिन वो किस में पढ़ते हैं? अपनी भाषा में। हिंदुस्तान में जिस दिन अपनी भाषा में पढ़ाया जाने लगेगा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, रिक्शा वाला का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन सकेगा, वो भी IAS IPS ऑफिसर बन सकेगा। इसलिए सबसे पहली बात, अपनी भाषा में अपनी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, शिक्षा में संस्कार होंगे तो ये भ्रष्टाचार और ये गलत चीजें नहीं होंगी। और तीसरी बात, शिक्षा स्वावलंबन देने वाली होनी चाहिए। अब स्वावलंबन देने वाली शिक्षा वो कमोबेश दी तो जा रही है, लेकिन अवसर नहीं है। इंजीनियर तो बन गए, लेकिन इंजीनियर को जॉब चाहिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए। अब आप कृषि वैज्ञानिक तो बन गए, लेकिन एग्रीकल्चर में निवेश चाहिए, पूंजी चाहिए। तो हमारे यहाँ पर जो आर्थिकी शिक्षा दी जा रही है उसमें प्रॉब्लम है कि हमारे पास में पैसे नहीं, और पैसे कहाँ हैं? काला धन के रूप में है। अब उसको, काला धन को, अनअकाउंटेड मनी को यदि हम उसकी काउंटेबिलिटी तय कर दें तो भारत में यदि हम एक ही आर्थिक सुधार कर दें, बड़े नोट बंद कर दें, बैंक ट्रांजैक्शन शुरू कर दें, सारे टैक्स खत्म कर दें और 1-2% ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दें, तो 100 लाख करोड़ रुपए की पूंजी मिल सकती है। कितने की? 100 लाख करोड़। खाली आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और हर साल हमें 30 से 50 लाख करोड़ रुपए देश के डेवलपमेंट के लिए मिल सकता है, जिसमें सबको इक्वल एजुकेशन, एक समान शिक्षा, एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा। और जो अभी मैं किसानों की बात कर रहा था, किसान यदि अपने खेत में 1 लाख रुपए की पैदावार करता है तो 2 लाख रुपए की उसको ऊपर से सब्सिडी मिलनी चाहिए। तो किसान गरीब रह नहीं सकता हिंदुस्तान के अंदर। मैंने अब कई समस्याओं का एक साथ समाधान बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न। अगर सभी हाथों को काम दे दिया जाए तो गरीबी यहाँ की दूर हो जाएगी, और जो धन हमारे यहाँ है उसका सदुपयोग हो, सही मदों में खर्च हो, फिजूल खर्ची ना हो, तो निश्चित ही यहाँ ये देश विकास करेगा और सारी जनता अमन चैन से जिंदगी काटेंगे। सभी हाथों को काम दिया जाए। अब काम कैसे मिलेगा? सब हाथों को काम कैसे मिल सकता है? इसके लिए चीन की तरह हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमें हर एक गांव के अंदर हमें एक औद्योगिक इकाई बनानी पड़ेगी। कृषि को एक उद्योग की तरह हमें विकसित करना पड़ेगा और अपनी सेवाओं को बेहतर करना पड़ेगा। सब कामों के लिए फिर चाहिए पूंजी, पैसा, सब चीज हो जाएंगी। पूरी दुनिया में इतने माल की जरूरत है। आज करीब पूरी दुनिया में औसत 50 से 80% ये चीन माल बना के भेजता है। हर एक जिले में मैं कहता हूं एक औद्योगिक पार्क बन जाए, इंडस्ट्रियल पार्क बन जाए। हर एक गांव के अंदर कुछ लघु उद्योगों की स्थापना हो जाए। आज चीन करीब 70 से 80 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है। कितने का बोला? अरे पता तो होना चाहिए आपका, बोलो। और पूरी दुनिया में यदि हम आज भी करना चाहें तो 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं। और यदि 100 लाख करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं तो करोड़ों हाथों को काम दे सकते हैं। इसके लिए मैंने कहा एक इच्छा शक्ति चाहिए, इसके लिए पूंजी चाहिए। पूंजी लाने का मैंने तरीका आपको बता दिया, आर्थिक नीतियों में परिवर्तन और उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर में जो है हमें उसमें भी बदलाव, तो एक नए भारत के निर्माण की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब कुछ होगा। जी बेटा। सर, मेरा नाम संदीप आर्य है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ।
जी बेटा संदीप, मेरा कहो। प्रश्न आपसे ये है कि जैसा कि हमारे देश में लोग विद्यार्थी सोचते हैं कि हम देश का विकास करेंगे, देश के लोगों की जो समस्या है उनको दूर करेंगे, जी बेटा, और इसके लिए हम मतलब व्यक्तिगत स्तर पर एक शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बड़े बृहद स्तर पे अगर शुरुआत करनी है, समाज सेवा करनी है, तो आज के विद्यार्थियों को राजनीति में आना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए मेरा प्रश्न ये है कि आप हमारे जो नई पीढ़ी है उनको राजनीति में लाने के लिए क्या आप भावी योजना आपकी क्या है, कैसे लाएंगे आप? संदीप क्योंकि अभी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है इसलिए इस विषयों की गंभीरता को समझने लगा है। अभी हमारा देश जो चल रहा है ऐसे नहीं चल रहा है, हमारी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं। आप सड़क पर बाईं तरफ क्यों चलते हैं भाई? बोलो तो, सड़क पर बाईं तरफ क्यों चलते हो? हैं? नियम कौन बनाता है? हैं? सरकार, ठीक है। अमेरिका में किधर चलते हैं? दाहिनी ओर चलते हैं। अमेरिका में बाईं तरफ नहीं चलते सड़क के ऊपर, किधर चलते हैं? क्योंकि उन्होंने नियम बना रखा। उन्होंने कहा जैसे अंग्रेज करते थे उससे उल्टा करेंगे हम। वहां पर भी अंग्रेजों का राज रहा है, अमेरिका में भी। हम अपना घर में लाइट जलाते हैं ना, कोई भी स्विच ऑन करना होता है तो किधर करते हैं? नीचे की ओर दबाते हैं ना। और अमेरिका वाले किधर की ओर दबाते हैं? ऊपर की ओर। हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमारी ड्राइविंग सीट दाईं तरफ होती है कि बाईं तरफ? दाईं तरफ। अमेरिका ने कहा हम बाईं तरफ बनाएंगे। यह है, इसको बोलते हैं स्वाभिमान। जिस दिन हिंदुस्तान में स्वाभिमान पैदा हो जाएगा उस दिन एक नए भारत का निर्माण शुरू हो जाएगा। हम अंग्रेजों की व्यवस्था को ढो रहे हैं। अब बेटे ने प्रश्न पूछा, राजनीति, ये राजनीति है। सारी व्यवस्थाएं, आपको सड़क पर चलना है तो तय कौन करता है? बोलो। पैसे आपके पैसे ही सड़क बनी है, चलना आपको है, लेकिन किधर चलना है ये तय कौन करती है? बच्चे आपके, उनका भविष्य बनेगा बिगड़ेगा उसका असर आप पर पड़ेगा, लेकिन उनको वो जो पढ़ेंगे उसको तय कौन करती है? सरकार। आप जिंदा हैं या मर गए हैं इसका प्रमाण पत्र कौन देती है? सरकार। आपको कुछ भी करना है, दुकान आपकी है, लेकिन यदि बिना लाइसेंस के आपने दुकान खोल दी तो आपको जेल जाना पड़ेगा। आपको फैक्ट्री में माल पैदा करना है, आप देश का भला कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एनओसी नहीं ली तो आपको जेल जाना पड़ेगा। आप 100 रुपए कमाते हैं, उसमें से 30 रुपए नहीं दिए गवर्नमेंट को तो आपको जेल जाना पड़ेगा। बिना इन्वेस्टमेंट के वो भागीदार हो जाती है, पार्टनर हो जाती है। इसलिए सरकार में अच्छे आदमी आने चाहिए। इसके लिए हमारी योजना ये है, या तो ये वर्तमान वाले नेता सुधर जाएंगे, नहीं तो पूरे देश में हम युवाओं को ही ये अवसर देंगे और पूरे हिंदुस्तान को कहेंगे कि अब उनके हाथों में भारत का भविष्य होना चाहिए। कम से कम 70-80% युवा उम्मीदवार होने चाहिए, कुछ बुजुर्ग भी होने चाहिए, उनके अनुभवों से भी काम लेना चाहिए। जी बेटा। मैं सुधांशु पांडे, जिला हृदय से। जी बेटा सुधांशु। आपके अंतरतम में विद्यमान उस दिव्यता को प्रणाम करना चाहूंगा जो कि तमाम संघर्षों, दिक्कतों और आरोपों, लांछनों के बावजूद भी आप इतनी प्रतिष्ठा, समृद्धि होने के बावजूद सब कुछ त्याग के बाद हमारे सामान्य लोगों के लिए और हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए जन जन तक पहुंच रहे हैं, और तमाम दिक्कतों का सामना करते हुए भी आप इतनी कोशिश कर रहे हैं। मैं उसको दिव्यता को प्रणाम। स्वामी जी, मैं सुधांशु ये जानना चाहता हूँ कि आज वर्तमान में हमारे यहाँ कानूनों की कोई कमी नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं वर्तमान में लगभग 37,000 के आसपास, 1 लाख के आसपास है बेटा। सॉरी सर, लगभग 1 लाख के आसपास कानून है। जी बेटा। एक तो स्वामी जी कानून लागू नहीं हो रहे हैं, कानून किताबों में ही सब पढ़े हैं, बस बेरेक्ट में सब कानून पढ़ा है। दूसरा स्वामी जी एक प्रश्न है कि कानून जो बनाते हैं वो जो सदन में बैठते हैं, जो संसद में बैठते हैं जी, तो कानून वो ऐसे बनाते हैं जो कि सामान्य जनता पर, गरीब पर, पिछड़े पर, मध्यम वर्ग पर तो लागू होते हैं, लेकिन वो पर लागू नहीं। हाँ, ऐसी कानून जो कि उनके भ्रष्टाचार पर, उनके गलत कार्यों पर, उनके जो भ्रष्ट व्यवस्थाएं हैं उन पर लागू नहीं हो रही हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी व्यवस्था की जाए, क्या परिवर्तन ऐसा होना चाहिए। आप पढ़ाई क्या करो बेटा इस समय? सर मैं इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमारा LLB चल रहा है। बेटे ने प्रश्न बहुत, क्योंकि कानून का ही विद्यार्थी है, सिर्फ एक बड़ा वाजिब प्रश्न किया है। ये कानून बदलने से कितना हिंदुस्तान बदल जाएगा? कानून का पालन किसको करना पड़ता है? इंसान को। इसलिए
कानून से पहले हिंदुस्तान के इंसान को बदलना पड़ेगा, और इंसान को बदलने के लिए हमें शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। इसलिए 99% सुधार हो सकता है यदि भारत की शिक्षा व्यवस्था ही बदल जाए, कम से कम भविष्य तो बदल ही सकता है। दूसरी बात, वर्तमान कानूनों का बड़े लोग पालन नहीं करते हैं, यह बहुत बड़े अफसोस की बात है। यदि भारत की सारी नीतियों में हम बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं तो पूरे देश की दो ही चीजें ठीक होनी चाहिए, एक आर्थिक नीतियां, दूसरा कानून। कानून सबके लिए इक्वल होना चाहिए और आर्थिक नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि गलत काम करने का मौका ही ना मिले, जिसके बारे में पहले बात कर चुका हूं। तो मुझे लगता है कानून बहुत कठोर होने चाहिए और उनका निष्पक्षता के साथ पालन होना चाहिए। अब बात वही आती है, लीड करने वाला एक तो अच्छा हो। यदि स्टेट में एक मुख्यमंत्री और देश में एक प्रधानमंत्री अच्छा हो जाए तो हिंदुस्तान की सूरत बदल सकती है। वो लीड करता है सिस्टम को, और आर्थिक नीतियां ठीक हो जाएं तो काला धन, भ्रष्टाचार सब खत्म हो जाएगा। कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई अभावग्रस्त नहीं रहेगा, कोई ये। अभी बड़ों को बाद में मौका मिलेगा, बच्चों को पहले पूछने दीजिए। हाँ बेटा, छोटा है बहुत। बाबा मेरा नाम अमनदीप है। अमनदीप, बोलो बेटा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है कि नहीं? ये बोलो बाबा, ये इसका कोई तरीका? अच्छा, आपके मन में क्या आता है, इसका क्या तरीका हो सकता है? अमन, इसका ये तरीका हो सकता है कि जितने भी लोग दगेबाजी या गद्दारी करते हैं उनको सजा दी जाए। कैसी सजा दी जाए? मृत्युदंड। मृत्यु। तो इसने तो अपने प्रश्न का खुद ही उत्तर दे दिया है। बच्चों के भीतर एक आक्रोश तो पैदा हुआ है। अमनदीप के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारे। इसने प्रश्न भी कर दिया, उत्तर भी दे दिया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? छोटा सा। अमनदीप, तुम्हारी आयु कितनी है? उम्र कितनी है आपकी? 14 साल। 14 साल का अमनदीप जब जाग गया है तो इसका मतलब हिंदुस्तान अब बिल्कुल बाबा खलबली होगी। अब कैसा भारत बनेगा थोड़े दिनों के बाद अमनदीप? बहुत अच्छा भारत बनेगा। हाँ देखो, हौसला, महान भारत बनेगा। हाँ, जोरदार अभिनंदन है। हाँ, ऐसे सब बच्चों में जोश होना चाहिए। हाँ बेटा। बाबा जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। हाँ प्रणाम। मेरा नाम रोहित सिंह है। बाबा, मेरा सवाल है कि आज के परिवेश में जो हमारी सबसे बड़ी समस्या आरक्षण, जी बाबा, उसमें कोई संशोधन होने की मतलब गुंजाइश है कि नहीं? होने है तो आर्थिक स्थिति पे या सामाजिक स्थिति पे? देखो, संविधान में जो आरक्षण दिया गया था वो कुछ समय के लिए दिया गया था, लेकिन फिर संविधान संशोधन कर करके उसको बढ़ाते रहते हैं। आरक्षण कब होता है? आरक्षण तब होता है जैसे आपके पास एक टिफिन है, उसमें रोटी हो 10 और खाने वाले हो 50, तो क्या करेंगे आप? बोले भाई इसमें जो ज्यादा भूखे होंगे पहले उनको खिला दो, ठीक है? और आपके पास में खाने वाले हो 10 और रोटी हो 500, तो आप कहेंगे भाई औरों को भी बांट दो। तो हिंदुस्तान में स्कूल कम है, कॉलेज कम है, यूनिवर्सिटियां कम है, नौकरी कम है, उनमें आरक्षण की जरूरत पड़ रही है। गरीबों के नाम पर जिनको दिया जा रहा है उनको भी 1% ही लाभ हो रहा है। इसलिए आरक्षण को खत्म करने का एक ही तरीका है, इतने स्कूल, इतने कॉलेज बना दो, अपने बच्चे तो पढ़े ही, पूरी दुनिया के बच्चे भी अपने हिंदुस्तान में आकर के पढ़ सकें जैसे पहले हुआ करता था। इतनी नौकरियां पैदा कर दो कि दूसरों को भी नौकरी मिल सके, और इसके लिए पैसा कहां से आएगा? बात वही है, ये सारा अपनी आर्थिक नीतियां ठीक कर दें, सारा पैसा ही पैसा है। 16 करोड़ तो यहीं से आ जाएगा। 16 करोड़ से तो हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच जाएगा। खाली 2% ट्रांजेक्शन टैक्स वाली जो बातें मैंने कही है, यही सारा काला धन निकल करके आ जाएगा पूरा का पूरा। क्या कहना है बेटा, बोलो आप। हमें अपने भारत को महान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आपका उम्र कितना है बेटा? उम्र, आयु 9 साल। 9 वर्ष है। आपको कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम 3rd में पढ़ते हैं। 3rd में पढ़ते हैं। इतना बड़ा प्रश्न किया है, इस बात के लिए भी इसको आशीर्वाद है कि बेटा हम जो है, देखो ये बच्चा भी आदित्य कहते भारत को महान बनाना है, सबसे आगे होना चाहिए। हमारा भारत कहाँ होना चाहिए? सबसे आगे होना चाहिए। सबसे आगे कैसे होगा? जब बच्चे पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, आपको इतनी अच्छी पढ़ाई करनी है, अपने क्लास में, अपने स्टेट में, अपने देश में नंबर 1 पर रहना, ठीक है? तो बच्चे जिस दिन पढ़ना शुरू कर देंगे, अध्यापक पढ़ाना शुरू कर देंगे, किसान अपने खेत में मेहनत करना शुरू कर देंगे, और बच्चों को पढ़ाई करने के बाद नौकरी पूरी मिलनी शुरू हो जाएगी, और कहीं पक्षपात नहीं होगा, उस दिन भारत महान बन जाएगा।
आदित्य के प्रश्न का उत्तर भी बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। ऐसा बनाएंगे बेटा। हाँ, बहुत आशीर्वाद। छोटा बेटा है। हाँ बेटा। बाबा जी, मेरा नाम ऋषभ कुमार त्रिवेदी है। हाँ। और मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश के बच्चे जो ज्यादा पढ़ जाते हैं, जैसे डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, ये बाहर क्यों भेज दिए जाते हैं, विदेश क्यों चले जाते हैं? ये बड़ा प्रश्न किया। एक बार इसका अभिनंदन है। यहाँ का तो पानी कुछ ज्यादा ही ऊंचा है भाई। है? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो ऋषभ? बाबा जी 9th में पढ़ रहा है। 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है। बोले बाबा डॉक्टर इंजीनियर बन के बाहर क्यों जाते हैं? वहां पर भी इतनी तनख्वाह मिलती है, $2,000-2,500, वो रुपए जैसा ही है। फिर वहां क्यों जाते हैं? दरअसल रुपए डॉलर की कीमत ज्यादा है बेटा। तो वहां से जो 2,000 कमाया तो 50 से गुना करेगा तो कितना हो गया? 2,000 को 50 से गुना करते हैं तो कितना हो गया? 1 लाख। तो उनको वहां 2,000 रुपए भी मिलता है तो वो 1 लाख हो जाता है, इसलिए जाते हैं। तो अपने पैसे की कीमत बढ़ा लो। अपने पैसे की कीमत बढ़ जाएगी तो हमारे देश के बच्चे बाहर जाकर के नौकरी करने नहीं जाएंगे, बल्कि विदेशों के लोग अपने हिंदुस्तान में नौकरी करने आएंगे। अब ये कैसे बढ़ेगी? ये तब बढ़ेगी भारत के पैसे की कीमत जब अपने देश में विकास होगा, और वो तब होगा जब आर्थिक नीतियां ठीक होंगी, जो पहले हम बता चुके हैं। यदि हम अपनी आर्थिक नीतियों को ठीक कर लेते हैं, जो मैंने बताया, बड़े नोट खत्म, ट्रांजैक्शन टैक्स खत्म, और ये बड़ा विस्तार से कई बार बता चुका हूं, तो ये काम हो जाएगा। हमें अपनी मुद्रा और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी और करेंसी को मजबूत करना होगा, तो हमारा भारत का बच्चा एक भी बाहर नहीं जाएगा। और दूसरा, स्वाभिमान भी पैदा करना पड़ेगा कि सारी दुनिया का साम्राज्य मुझे मिले तो भी मैं देश के लिए बाहर नहीं जाऊंगा, अपने हिंदुस्तान के लिए काम करूंगा। ऐसा संकल्प भी बच्चों के अंदर होना चाहिए, है ना? ये संकल्प, ये स्वाभिमान। जी बेटा। सर्वप्रथम महाराज जी नमस्ते। प्रणाम बेटा। आपका क्या नाम है? तान्या कपूर। तान्या, बोलो बेटा। हमारी भारत की शिक्षा व्यवस्था में राजनीति का प्रवेश बाधक साबित हो रहा है, इससे हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं? राजनीतिक हस्तक्षेप है। जैसे बोलो बोलो। जैसे जैसे हमारे एग्जाम्स में 9th 10th में ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो रहा है, उससे हमारे जो नंबर है वो कम हो रहे हैं। अगर एक ग्रेड भी लाता है उसमें 80 से 100% जाता है, और इसमें पता भी। और अब तो एक और कर रहे हैं कि अब तो बच्चों को फेल ही नहीं किया जाएगा, है ना? कई स्टेट में लागू कर दिया। बच्चे, मैं आपसे पूछता हूं, जो बच्चे यदि फेल ही नहीं होंगे तो मेहनत ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? बोलो बेटा। कम करेंगे। तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। तो आप लोग चाहते हो कि जो नहीं पढ़ते उनको फेल करना चाहिए और जो पढ़ते हैं उनको पास करना चाहिए, और नंबरिंग सिस्टम होना चाहिए, ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो ये राजनेता क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि हिंदुस्तान के बच्चे यदि होशियार नहीं होंगे तो ये ज्यादा दिन राज करेंगे, और हिंदुस्तान के बच्चे होशियार हो गए उनको उखाड़ के फेंक देंगे। तो हिंदुस्तान के बच्चों को विरोध करना चाहिए, सड़कों पर उतर करके हमको ग्रेडिंग सिस्टम, बोलो बेटा, चाहिए। हमें ग्रेडिंग सिस्टम खत्म करना चाहिए। और ये जो कहते हैं कि कोई फेल ही नहीं होगा, अरे आज हिंदुस्तान की कीमत इसीलिए है। हिंदुस्तान के बच्चे आज दुनिया में सबसे होशियार। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अमेरिका जाता हूँ, ब्रिटेन जाता हूँ, कनाडा जाता हूँ, वहां पर सबसे ज्यादा होशियार बच्चे कौन होते हैं? भारतीय। और हमारा 5वीं क्लास का बच्चा उनके 7 के बराबर, हमारा 7वीं का बच्चा उनके 10 के बराबर होता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो मार्किंग सिस्टम था ये बहुत महत्वपूर्ण था, और मैं चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध होना चाहिए, नहीं तो कल कोई सारे आलसी बच्चे ये हिंदुस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए पढ़ाई के अंदर मेहनत और प्रतिस्पर्धा का भाव रखना है। तो ये वर्तमान में जो राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, इसका सड़कों पर उतर करके बच्चों को भी विरोध करना पड़ेगा, और बच्चे साथ देंगे तो हम उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। बोलो, आप लोग साथ देंगे? जरूर देंगे। जरूर देंगे। एक बार तान्या के लिए जोरदार अभिनंदन। इसने बहुत वाजिब और बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है, बहुत जरूरी है। नहीं तो बच्चों में मेहनत करने की आदत ही खत्म हो जाएगी, फिर सुबह से शाम तक कार्टून ही देखते रहेंगे, क्रिकेट खेलते रहेंगे और पास हो ही जाएंगे। बहुत तमाशा कर रखा है। हाँ बोलो। बाबा जी प्रणाम। बेटा प्रणाम। क्या नाम है आपका? शांभवी दीक्षित। शांभवी, बोलो बेटा।
बाबा जी, हम लड़कियों को समान अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है? क्या बात है। एक उम्र कितनी है बेटा आपकी? 9 साल। 9 साल। ये तो प्रहलाद ही पैदा हो रहे भाई अभी भी हमें। छोटी सी गुड़िया है। अच्छा बताओ, मैं गुड़िया आपसे पूछता हूं, लड़के में और लड़की में दो आंखें बराबर हैं कि कम ज्यादा हैं? बराबर है। और दिमाग सब में? दिमाग भी बराबर है। हाथ भी सबके बराबर है। पैर भी बराबर है। फिर ये अलग अलग, ये पक्षपात क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है क्यों करते हैं पक्षपात? क्यों बेटा? ये बोला बाबा जी मेरे को समझ में नहीं आया, इसी तो आपसे पूछा। मैं तो आज तक नहीं समझ पाया, इतना बड़ा हो गया कि पक्षपात क्यों करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है पुरुष से ज्यादा मां महान होती है, क्योंकि पुरुष को पैदा करने वाली भी मां होती है। इसलिए पक्षपात नहीं होना चाहिए। लड़कों से ज्यादा लड़कियां महान होती हैं, यह हमें दिल में बैठाना चाहिए। और एक भी बेटी की गर्भ में हत्या नहीं होनी चाहिए, और एक भी मां बहन बेटी की दहेज के लिए हत्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा संकल्प सबको लेना है। बहुत बड़ा प्रश्न पूछा संभवी ने, है कि पक्षपात क्यों होता है लड़कियों के साथ। बाजी न प्रणाम। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शताक्षी मिश्रा। शताक्षी मिश्रा। शताक्षी, हाँ बेटा बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि अन्ना ने जो जन लोकपाल बिल किया था, क्या उससे देश का काला धन वापस आ सकता है? जन लोकपाल आगे से काला धन जमा ना हो, और जो जमा हो चुका है उसके लिए भी अभियान चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 400 लाख करोड़ रुपए का बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एक बार शताक्षी पता है किसको बोलते हैं? जिसकी सैकड़ों आंखें हों। तो इसने देखा बहुत, आज दाएं बाएं बड़ा मजबूती से है। एक बार जोरदार अभिनंदन शताक्षी का दिया। बहुत ही बड़े बड़े प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ बेटा। बाबा जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। प्रणाम बेटा। मेरा नाम अंकित पांडे है। जी बेटा। और मैं अपनी शिक्षा के अंतिम पड़ाव पर हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज का युवा एक दोराहे पर खड़ा है कि वो अपनी पारिवारिक दायित्वों का पालन करे या राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा करे। मैं आपको बताऊं कि मैं जब देखता हूं कि चारों ओर गंदगी व्याप्त है, इस गंदगी को साफ करने के लिए मुझे इसमें उतरना पड़ेगा। उसके लिए मुझे अपने घर के दायित्वों को शायद छोड़ना पड़े। तो मैं ये चाहता हूं आप उन युवाओं को कुछ मार्गदर्शन दें जो इस दोराहे पर खड़े हैं कि क्या करें और क्या ना करें। बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। मैंने झांसी से प्रयोग शुरू किया इस बार, ये पंचायत वाला। झांसी में पूरा नहीं कर पाए थे, उस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम लंबा हो गया था। और झांसी से हरदोई तक पहुंचते पहुंचते मैंने देखा यहाँ का दिमाग बहुत तेज है। मुझे बार बार प्रशंसा करनी पड़ रही है, सच्ची बात कह रहा हूं। ये इतना बड़ा प्रश्न पूछा है अंकित ने, क्या करें? अपने पारिवारिक दायित्वों को निभाएं या राष्ट्रीय दायित्व को? तो दो रास्ते हैं। कुछ लोग अपने पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए राष्ट्रीय दायित्व के लिए चलाए जा रहे इस मिशन के साथ दें। इस भ्रष्टाचार, कालाधन, व्यवस्था परिवर्तन, आमूल चूल जो पाप चल रहा है, इसको मिटाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए। और कुछ लोग केवल 2-3 साल इसी काम के लिए लग जाएं। एक बार यदि ये सारी व्यवस्था बदल जाती है तो हिंदुस्तान युगों युगों तक के लिए ठीक हो जाएगा, और हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये सोचना नहीं पड़ेगा। तो बड़ा साहस तो कोई कोई कर पाएंगे, जैसे मैंने भी साहस किया। नहीं तो मैं भी सिस्टम का गुलाम होता, मैं भी बहुत ज्यादा पढ़ता, कहीं आईएएस बन जाता। मेरे से एक ने पूछा एक बार, एक पत्रकार ने, बाबा ना होते तो क्या होते? मैंने कहा ज्यादा आईएएस बन जाता। दिमाग तो खोपड़ी तो तेज थी। मैं ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट का सर्वेंट बन सकता था, इससे ज्यादा मेरी कोई औकात नहीं थी। लेकिन मैं सर्वेंट ना बन के सन्यासी बना, और इस समस्त व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह, बगावत का काम कर रहा हूं। तो कुछ युवा ऐसे जो केवल यही सोच ले कि मुझे तो अब एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए जीना है, तो वो आ जाएं और कुछ अपने दोनों दायित्वों को साथ साथ निभाते रहें। और चुनाव से पहले, इस बार जब लोकसभा का चुनाव होगा ना, उससे पहले सारे युवा
अपने सारे काम छोड़ करके 4 महीना चुनाव के लिए दे देना, फिर ऐसा हिंदुस्तान बना देंगे कि आने वाली पीढ़ियां सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगी। चुनाव से पहले खाली 4 महीने का टाइम दे देना। तो बोलो, चुनाव से पहले जब लोकसभा का चुनाव होगा, 4-5 महीने का टाइम कितने लोग देने के लिए तैयार हैं? पूरी जिंदगी नहीं मांग रहा हूं, सब लोग तैयार हैं। बोले भारत माता की। तो फिर अंकित, सबका सपना पूरा हो जाएगा। आशीर्वाद बेटा। सबसे पहले मैं बाबा जी आपको नमन करता हूँ। मेरा नाम संजीव आनंद है और मैं बीएड का स्टूडेंट हूँ। जी संजीव बेटा। एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा है कि आज हमारी भारतीय संस्कृति नष्ट क्यों होती जा रही है, सबसे पहले। और दूसरा ये है कि जितने भी पर्यटक आज हमारे देश में आ रहे हैं, हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं, और हमारे देश लोग और हमारी संस्कृति को नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा दोष है। ऐसा क्यों? संस्कृति का संकट। ये सत्य है कि भारत जैसी उन्नत संस्कृति किसी भी राष्ट्र की नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति के प्रति आत्मग्लानि का भाव इसलिए पैदा हो रहा है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें अपनी संस्कृति, अपने आध्यात्मिक मूल्य, अपने संस्कार वो नहीं दिए जा रहे, और परिवारों में भी ये कमी बढ़ती जा रही है। तो हमें अपने परिवारों को ठीक करना पड़ेगा और अपने विद्यालयों को भी ठीक करना पड़ेगा। समाज के परिवेश में हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी संस्कृति को देखना पड़ेगा। विदेशी लोग अपनी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। इसके लिए एक व्यापक जागरूकता की जरूरत है, और हमारे धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति वैज्ञानिक सोच की जरूरत है। जैसे योग के प्रति हमने एक वैज्ञानिक सोच पैदा की, तो इससे देश में नया विश्वास जरूर पैदा होगा। और बाबा जी, एक छोटी सी बात और कह रहा हूं कि अपने भारतीय संस्कृति में कुल्हड़ का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। आजकल आए दिन फाइबर की चीजें हम लोगों के यूज में आ रही, जैसे कि डिस्पोजल होगा, प्लास्टिक की ग्लासें हो गई, जिससे कि हमारी मिट्टी में परिवर्तन होता जा रहा है। पहले की आप जानते होंगे पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या है, और इसके लिए भी हमें प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये तमाम तरह की चीजों से, आर्टिफिशियल चीजों से दूर रहने की सख्त जरूरत है, नीतिगत रूप में भी और व्यक्तिगत रूप में भी। बहुत आशीर्वाद बेटा। हाँ बेटा, नेक्स्ट। बाबा जी आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम बेटा। हमारा नाम ऋतुंजय त्रिवेदी जी। पॉलिटिक्स पार्टी में जातिवाद ही क्यों आता है? जो भी पार्टी आती है अपने ही जाति वालों के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, और लोग होते हैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाती है। ये एक बड़ा प्रश्न है, और ये इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि हमारे देश के लोग भी उतने एजुकेटेड नहीं है। वो ऐसा समझते हैं कि हमारी गरीबी का, हमारी अशिक्षा का कारण हमारी जातियां है, हमारे मजहब है, और हमारे मजहब वाला, हमारी जाति वाला हमारा उद्धार कर सकता है। जबकि बात सत्य यह है कि हमारी गलत नीतियां, भ्रष्टाचार और काला धन हमारी सब गरीबी, भूख, अभाव का कारण है। तो ये लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, तब ये सुधार हो पाएगा। स्वामी जी ओम। जी बेटा। मेरा नाम पवन सिंघल है स्वामी जी। जी पवन बेटा। स्वामी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में जितना ज्यादा अंग्रेजी को प्रभावित किया जा रहा है, बाहर से कंपनियां आके अंग्रेजी सिखा रही हैं, इस तरह क्या अमेरिका में भी कभी हिंदी सिखाई जाएगी? जोरदार अभिनंदन इस बेटे का। बोले हम दूसरों की भाषा सीखने में ऐसे लगे पड़े हैं, जहां देखो वहीं अंग्रेजी कोचिंग सेंटर, अंग्रेजी कोचिंग सेंटर। क्या हिंदी को पूरी दुनिया में इतना बड़ा सम्मान मिल पाएगा? मैं कहता हूं, भारत को शक्तिशाली बनाइए, सारी दुनिया हमारी भाषा भी सीखेगी, संस्कृति भी सीखेगी, सभ्यता भी सीखेगी। तो भारत को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। तो भारत की मुद्रा, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की भाषा, संस्कृति, सभ्यता, सबका गौरव बढ़ेगा। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था। अब एक छोटे बच्चे को आगे बुलाया जा रहा है। क्या नाम बेटा? मेरा नाम प्रत्युष दुबे है। प्रत्युष, बोलो बेटा प्रत्युष। मेरा सवाल ये है कि अपने देश में इतना भ्रष्टाचार है तो तो सरकार को हटा क्यों नहीं दिया जाता? क्या बात। उम्र कितनी है आपकी? उम्र कितनी है प्रत्युष? मेरी उम्र 8 साल है। 8 साल का है? इसमें कैसे सवाल पैदा हो रहे हैं? 5 साल बाद आप इनको हटा सकते हैं। तो इस बार जब वोट देना पड़े तो एक भी बेईमान वहां चुन करके ना जाए,
ये बस संकल्प सबको लेना है और अपने माँ बाप को बताना। आप तो वोट देते नहीं हो। वोट देने का अधिकार मिलता है 18 साल के बाद। कितने साल के बाद? 18। तो अब अपनी माँ को, अपने पिता को जाके क्या कहना है? अब किसको वोट देना है? जो भ्रष्टाचारी ना हो। अब ये दूसरा प्रश्न पूछ ली नो। ये यूं कह रहा है सभी भ्रष्टाचारी हो, तब क्या करे बाबा? उसका भी इलाज बता देंगे। थोड़ा अभी आने दो 2014। चलो, प्रत्युष ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। एक बार इसका अभिनंदन तो कीजिए छोटे से बच्चे ने। हाँ, इधर आ बेटा, इधर आओ, ऊपर आ जाओ। और छोटे बच्चों को लो। ये छोटे छोटे बड़े, ये छोटी आजकल वो चल नैनो टेक्नोलॉजी, ये एटम बम है पूरे। आपके मन में ये प्रश्न कैसे आया बेटा? हाँ, मेरे मन में ये तो मैं बोले बोले। ये जो अन्ना की वजह से हुआ था, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना। तो बोले ये चारों तरफ ये भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा चल रही है, तो मेरे भी मन में हो रहा है कि कुछ ठीक होना चाहिए। हाँ, बहुत आशीर्वाद दो, अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ, तो फिर अपने को देश को बचाना है। हाँ बेटा बोलो। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। मेरा नाम यशु सिंह। हाँ बेटा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? यशु सिंह। यशु सिंह। हाँ बोलो बेटा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करती है कि जो हिंदी मीडियम के टीचर होते हैं वो हाँ। ना ही बेकार हिंदी मीडियम के टीचर ना ही पढ़ाते ना ही लिखाते और रुपए ले लेते हैं। सरकारी स्कूल में? यस, नॉर्मल स्कूल। नॉर्मल जो स्कूल है वो, तो वो क्या पढ़ाते नहीं है? कुछ भी नहीं पढ़ाते नहीं और वेतन ले लेते हैं। हाँ। इनका क्या करें बताओ? 30-40 हजार वेतन सरकार देती है। ये बच्चा कह रहा है बाबा जी तनख्वाह 30-40 हजार लेते, पढ़ाते ही नहीं है। आप बताओ इनका क्या इलाज होना चाहिए? इनको कड़ी सी कड़ी सजा देनी चाहिए और जेल में रखना चाहिए। बाबा जी इनकी जगह स्कूल नहीं, इनकी जगह कहाँ है? जेल में है। एक बार जोरदार अभिनंदन है यशो सिंह का भी। लेकिन सारे टीचर ऐसे नहीं होते भाई, कुछ अच्छे भी हैं। इसका मतलब खाली सरकार ही गलत नहीं है, हमें खुद में भी सुधार करने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात पूछी, गुड़िया पूछ रही है। हाँ आगे आ जा थोड़ा। मेरा नाम धात्री अग्रवाल है, मुझे अस्थमा की शिकायत रहती है। क्या नाम है? धात्री अग्रवाल। धात्री। देखो अस्थमा क्यों होता है? जब फेफड़े कमजोर होते हैं, ठीक है। और फेफड़े का कैसे मजबूत बनेंगे? लंबा सांस लेंगे, ये करेंगे। तो प्राणायाम करना, दूध में हल्दी लेना और आश्रम का च्यवनप्राश खाना। अभी च्यवनप्राश है क्या अपने पास? तो आपको अभी च्यवनप्राश दे देता हूँ, रोज खा लेना, ठीक हो जाएगी। ठीक है। हाँ है, मम्मी को भी है, वो माँ के भी फेफड़े कमजोर है, उसको भी। दोनों माँ बेटी बैठ के प्राणायाम करना, ठीक है। हाँ ले बेटा, तेरे लिए तो च्यवनप्राश मंगा ही दिया मैंने। हाँ आ जा ऊपर। लेकिन प्राणायाम करेगी तो दूंगा च्यवनप्राश, करेगी ना? प्रणाम। चक्रासन करके दिखा। करो करो करो, सब बच्चों को करना चाहिए ना, करके। अरे इसे तो अच्छा तो किया, बहुत आशीर्वाद बेटा। ऐसे सब बस 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 बस। हाँ ऐसे रोज करना। और प्राणायाम है ना, करेगी ना? कर रही है अभी भी, बहुत अच्छी बेटी, अब ठीक हो जाएगी। हाँ आपको आशीर्वाद, खुश हो। ये इसमें डाल लेना। चलिए हाँ हाँ बोलो बेटा। बाबा जी नमस्ते। हाँ मुझे पाचन क्रिया में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए कुछ योगा बता दी। पाचन क्रिया में कपालभाति है ना, कपालभाति करेंगे, आंतें मजबूत हो जाएंगे, लीवर मजबूत हो जाएगा। और आंवला एलोवेरा जूस पी लेना, सुबह उठ के पानी पीना, चबा चबा के खाना खाना, पाचन एकदम मजबूत रहेगा, शरीर एकदम मजबूत बनेगा। अरे पीछे वाले लड़के से पूछ लो। चलो हाँ बाबा जी, बच्चों से बहुत पूछ लिया। बाबा जी प्रणाम। अनुभव वाजपेयी, मैं स्टूडेंट लीडर हूँ। मैं आपसे 2 क्वेश्चन करना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा ये है
कि सन 1950 में संविधान लागू हुआ था और लगभग 60 साल 61 साल होने जा रहे हैं। वही संविधान पे पूरा भारतवर्ष अपनी राजनीति और सारी चीजें डिपेंड करती हैं उस पे। तो आपको क्या लगता है उसमें बदलाव होना चाहिए या नहीं? संविधान में बहुत संशोधन हो चुके हैं, अभी भी कुछ बड़े संशोधनों की जरूर आवश्यकता है, खास करके जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हैं। जब संविधान संशोधन की बात कोई भी करता है तो कुछ लोग सोचते हैं कि शायद बाबा साहब अंबेडकर की आलोचना हो रही है। कतई नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं बनाए थे कानून, कुछ वो अंग्रेजों के बनाए। जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ नहीं है। तो ऐसे बड़े बड़े संशोधनों की आवश्यकता है और ऐसे कानूनों में, नीतियों में, व्यवस्थाओं में बहुत बड़े संशोधनों की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न, ये ईमानदार प्रत्याशी कहाँ से लाएंगे? भ्रष्टाचारी प्रत्याशियों को हटाइए पद से। ये बड़ा प्रश्न है। बताओ भाई, कहां से लाएंगे? तुम बताओ ना। बिल्कुल सही, हम भी आपके साथ हैं बाबा जी। मुझे तो चुनाव नहीं लड़ना। आप लोग क्या चाहते हो कि अच्छे प्रत्याशी लाए जाएं? उसके लिए क्या करना चाहिए? आप अपने स्तर से एक पार्टी का विमोचन करिए, चाहे आप चुनाव लड़े या ना लड़े, आपके माध्यम से चुनाव लड़े जाएंगे। और जितना भी जिले के युवा, हमें लगता है कि युवा में ही वो शक्ति है कि जो सरकार को, अपने देश को एक अच्छे मोड़ पे ले जा सकती है। तो हम चाहेंगे कि आप कुछ ऐसा माध्यम बनाओ जिससे युवा आगे निकल के आएगी। बोले बेटा। परम श्रद्धेय रामदेव जी, आपका चरण वंदन करता हूँ। जी बेटे, नाम क्या आपका? मेरा जितेंद्र वर्मा जीतू नाम है जी। चैनल पर जी। अमेरिका की आर्थिक स्थिति डाउन हो चुकी है जी। 15 साल में ध्वस्त हो जाएगा जी। सारी बातें आपकी सच हैं, क्योंकि इस देश के नेता अमीर हैं, इसलिए इकोनॉमिकल व्यवस्था खराब है, गरीबी बढ़ी है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़ का घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला 80,000 करोड़ का घोटाला, 5 घोटाले, पुणे जमीन घोटाला, चावल घोटाला। नेताओं की जेबें इतनी ज्यादा भर गई हैं कि अब विकास के लिए पैसा कहां बचेगा जब अपनी जेब भरने छूटती नहीं है। ठीक, आप देख लिए शिक्षा का बाजारीकरण की आपने बात कही, शिक्षा की बात कही। हर जगह 1-1 किलोमीटर पे इंटर कॉलेज है, धड़ल्ले से नकल हो रही है। शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, खुलेआम बेची जा रही है। इंटर की डिग्री 15,000। अब इसका समाधान क्या है जितेंद्र? इसका समाधान यही है कि भ्रष्टाचारी जो नेता है, जिन्होंने धन हमारा लूटा, 480 लाख 400 करोड़ लूटा है, 400 लाख। उसके बाद इस देश में उतना ही नहीं, उससे तिगुना पैसा नेताओं के पास है। यही इंडिया में, बाहर नहीं है। वो बाहर है, वो तो है यहाँ पर है। उसको लाया जाए, देश के विकास में लगाया जाए। देश की नींव है किसान। धरती माँ की कोख से अन्न उपजा के हमारा पेट पालता है किसान। इसके लिए कोई सरकार नहीं सोच रही। स्वामी विवेकानंद का सत्य उनके अंदर समाप्त हो गया, लेकिन दुनिया में समाप्त नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सच परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। बहुत बहुत आशीर्वाद है जितेंद्र के लिए हमारे। और अब क्योंकि वक्त बहुत हो चला है, देश में एक आक्रोश जगा है, देश में जोश जगा है। अब हम